दोस्तों, जब तक आपको हम ये नहीं बताएंगे कि ईरान का यूएस से क्या लेना देना है, ईरान कहाँ, यूएस कहाँ, कितनी दूरी है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जानने के लिए आपको थोड़ा-सा मैं इतिहास में ले चलूँगा, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा, थोड़ा संदर्भ समझ में आएगा, थोड़ा दोनों के बीच संबंध समझ में आएँगे। एक समय ईरान के करीब अमेरिका होता था, 1979 से पहले की बात है। 1979 की बात हम अभी नहीं करेंगे, उतना पहले जाऊँगा तो आपको आपको बोर करने जैसा हो जाएगा। हम 2015 के बाद दोनों के इतिहास पे बात करते हैं। लेकिन थोड़ा-सा पहले का भी आपको एक झाँकी देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या दोनों के बीच है जो अभी इतना ज़्यादा फ्लेयर अप हो चुका है। दोनों के रिश्ते 1979 में जो ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद बहुत बदल गए। दोनों के रिश्ते बहुत खराब हैं। एक-दूसरे को ये देखना नहीं चाहते। इनके स्टेटमेंट देख लीजिएगा, एक-दूसरे के बारे में ज़हर उगलते हैं। तल्खी से भरा हुआ स्टेटमेंट हमेशा। अमेरिकी दूतावास पे जो बंधक संकट ने भरोसा तोड़ दिया था। 1988 में अमेरिकी और ईरानी नौसेना साथ में भिड़ी। 2020 में ईरानी जनरल अभी अभी देखिए एक बहुत बड़ी घटना हुई जब 2020 में जब वहाँ का कासिम सुलेमानी जो वहाँ का आर्मी जनरल था, उसको ड्रोन से अमेरिका ने उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत हो गई। दुनिया को लगा उस समय कि बस युद्ध शुरू होने वाला है, पर वो रुक गया। अब हम बात करेंगे आपको इतना आगे इतना पीछे नहीं ले जाएँगे, 2015 के बाद कैसे-कैसे परिस्थितियाँ बदली है। जब 2015 का मतलब ये हुआ, जब वहाँ जब वहाँ ब ओबामा साहब वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के। 2015 में परमाणु समझौता हुआ, उसको बोलते हैं जेएसपीओए, लेकिन 2018 में अमेरिका इससे बाहर हो गया। दोनों कई बार दहलीज तक आए, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। बहुत युद्ध के करीब आते-आते रह गए, संयोग से बात बन गई और फ़र्क ये है कि इस बार समीकरण ज़्यादा जटिल है, ज़्यादा गहरी है, ज़्यादा गंभीर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ज़रा एक बार इतिहास की थोड़ी-सी झाँकी आपको देना ज़रूरी है दोस्तों। 2015 से शुरू करता हूँ। 2015 में जैसा कि मैंने कहा कि बराक ओबामा साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जो दुनिया की ताकतें हैं, जो अब वर्ल्ड पावर हैं, उन्हें ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं जेसीपीओए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया। इस समझौते का क्या मकसद था? इस समझौते का मकसद था दोस्तों कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। दूसरा उद्देश्य था कि इसमें आईएईए की सख्त निगरानी होगी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक बॉडी है, उसकी सख्त निगरानी होगी। बदले में आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएँगे ईरान के ऊपर से। ईरान के ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसको व्यापार करने में दिक्कत होती है, तेल बेचने में दिक्कत होती है। बाकी और आयात-निर्यात में दिक्कत है, जैसे अभी भी ईरान के साथ जो सैंक्शन है, उसमें हमारे साथ जो आयात-निर्यात होता है भारत के साथ, उसमें भी कई तरह की परेशानियाँ हैं। हम लोग आपकी जानकारी के लिए कायदे से बासमती राइस बहुत सप्लाई करते हैं ईरान को। तो 2015 और 17 के बीच जो तनाव अपेक्षाकृत कम रहा, क्योंकि उस समय बातचीत चल रही थी। ऐसा लग रहा था अब समस्या का निदान निकल आएगा, समस्या का निदान निकल आएगा, पर वो हुआ नहीं। अब आ जाइए 2018 में। अब 2018 में का मतलब ये हुआ कि तब तक ट्रम्प साहब वहाँ के प्रेज़िडेंट बन चुके थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने जेसीपीओए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रीटी थी, उसको उससे अमेरिका को बाहर कर दिया। इनकी ख़ासियत है कि ये कोई भी काम कर सकते हैं, जल्दी में करते हैं, हाइली एम्बिशियस हैं, कोई पूरा डिसरप्शन में यकीन करते हैं, कोई भी फैसला बिना सोचे-समझे ये ले सकते हैं, ये ट्रम्प साहब की ताकत है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में चीज़ें ऐसे नहीं चलती। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है सामने वाले का, पूरी दुनिया का। अ, आगे क्या कंटूर होगा, किस तरह के रिश्ते बनेंगे, क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स होंगे। या उस उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी बजाय पहले उस संधि से बाहर हुए, उस ट्रीटी से बाहर हुए। उसके बाद उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इवन अदरवाइज़ जो किया, उसमें ईरान के ऊपर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। अब किसी कंट्री को का आप गला घोंट देंगे तो क्या वो रिटेलिएट तो करेगा ना। तेल निर्यात पर रोक लग गया।
बैंकों और जो बाकी सब्सिडियरीज, बाकी जो डेरिवेटिव्स हैं कंपनियों पर, उनके ऊपर सैंक्शन लगे, सेकेंडरी सैंक्शंस लगे। तो इस तरह से वहां काम करना बहुत मुश्किल हुआ। ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी फर्क पड़ा, मुद्रा गिरी, महंगाई बढ़ी। तो ये सब भी एक रिश्ते खराब करने में, लगातार उसको नीचे ले जाने में इन सब की बड़ी भूमिका रही ईरान और यूएस के साथ। और 2019 में खाड़ी में तनाव और तेल टैंकर के हमले हुए। ये आगे अभी इस पे डिटेल में मैं आ रहा हूँ। ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी मैं आप अभी बात कर रहा था कि ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दोनों को जोड़ता है। और उसमें जो ये जल डमरू मध्य जो स्टेट है, इसमें जो नैरोएस्ट डिस्टेंस है वो है करीब आप लगा लीजिए 33 किलोमीटर के आसपास। तो उसमें ओमान की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों पर हमले हुए। अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका ने अतिरिक्त सैन्य जहाज भेजे, सैनिक तैनात किए सैनिक ठिकानों पे। तेल की कीमतों में उछाल आया। तेल की कीमतों में उछाल आया। तेल मतलब बस आप समझ गए, तेल मतलब खेल। जब तेल के आसपास चीजें घूम रही है तो समझिए कि बड़ा खेल हो जाएगा। कोई उसको उसका फायदा उठाएगा, कोई उसका नुकसान झेलेगा, पर ज्यादातर लोग नुकसान झेलेंगे। अब आ जाइए उसमें कासिम सुलेमानी, जिसकी बात हम कर रहे थे, जो उनका आर्मी जनरल था ईरान का, वो कैसे मारा गया। जनवरी 2020 में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया। ईरान ने जवाब में इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ये दोनों देशों के बीच युद्ध सबसे करीब ये मौका था जब दोनों देश युद्ध के करीब पहुंच गए थे। समझौता बहाल करने की कोशिश, जो बिडेन ने जेसीपीओ को बहाल करने की कोशिश की, राष्ट्रपति जो बिडेन ने। और वियना में 2021-22 के बाद कई ऐसी बातें हुई जिसमें लगा कि अब समझौता हो जाएगा, समझौते के करीब गए। कई दौर की वार्ता हुई ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। प्रतिबंध हटाने की शर्तों पर लेकिन सहमति नहीं बनी। अब सोचिए जरा, अभी तक ईरान प्रतिबंधों के साये में जी रहा है, तो प्रतिबंध हटाने की शर्तों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। ईरान ने 60% यूरेनियम एनरिचमेंट किया, जो हथियार स्तर के करीब माना जाता है। अभी भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ईरान के पास आधिकारिक रूप से परमाणु बम है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इसके बाद लगातार जब सहमति नहीं बनी, तो लगातार दोनों के बीच जो डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया। 2023-24 आ गया, गाजा युद्ध, गाजा पे इजराइल युद्ध के बाद अब देखिए इसमें कैसे तब्दीली आई। इसको ईरान और अमेरिका के संबंध खराब हुए हैं। उसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई है, उसने क्या भूमिका अदा की, उसने किस तरह से आग में घी का काम किया, वो भी समझना बहुत जरूरी है। 2023-24 में गजा वॉर के बाद ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन एक नए लेवल पे गया, एक नई ऊंचाई पे गया। जो ईरान समर्थित ग्रुप हैं, जैसे इस हिजबुल्लाह हैं और हमास, ये सब जो जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान इनकी मदद करता है। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान का ग्रुप है। इराक सीरिया में अ, अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए, रिटेलिएशन, और अमेरिका ने जवाबी एयर स्ट्राइक किए। आपको बता देता हूं कि बहुत सारी ऐसी, कम से कम 7-8 ऐसी जगह हैं जहां अमेरिका के मिलिट्री प्रेजेंस है, वेस्ट एशिया में, मिडिल एशिया में। सो टकराव आमने सामने बेशक नहीं हुआ, पर एक तरह से कहें प्रॉक्सी वॉर बड़े अपने चरम पे था। अब आ जाइए 2025-26 में, जब फिर परमाणु और तेल मार्ग एक मुद्दा बना। हाल के महीनों में क्या हुआ है कि ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाया, अमेरिका ने फिर से नए प्रतिबंध लगाए, और पर्शियन गल्फ में अमेरिका की मिलिट्री एक्टिविटीज उसी अनुपात में बढ़ी बहुत ज्यादा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य अभ्यास, जैसे अभी आपको एक जानकारी दे देता हूं, ईरान और रूस दोनों मिलकर अभी अभी वहां पे सैन्य अभ्यास, ईरान और रूस दोनों मिलकर वहां पे नेवल ड्रिल करेंगे। और
तेल आपूर्ति पर खतरे की चेतावनी इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे को अभी ईरान ने बंद कर दिया है। ये भी इमीडिएट जो आप पूछेंगे कि साहब अभी क्या हुआ है? ये इमीडिएट ट्रिगर है, ये अभी इसका तत्कालिक कारण बना है। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है मूल समस्या है 2015 के बाद टकराव के मुख्य प्रमुख 3 कारण रहे।